साल 1934 अमेरिका का टेक्सास राज्य, और इस टेक्सास राज्य में एक लोकेलिटी, एक काउंटी मैकलेन। 1934 में मैकलेन में एक क्रिश्चियन कैथलिक परिवार में एक बच्ची की पैदाइश होती है। परिवार काफ़ी खुश होता है। माँ बाप बड़े प्यार से अपनी बच्ची का नाम आयरीन गार्जा रखते हैं। आयरीन गार्जा बड़ी होती है, स्कूल जाती है। स्कूल कंप्लीट करने के बाद फिर वो कॉलेज में एडमिशन लेती है। लेकिन पढ़ाई के अलावा भी उसका एक और शौक़ था, और वो शौक़ था ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेना। वो अलग अलग ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेती, वहाँ से अवार्ड्स जीत कर अपने घर लेकर आती। माँ बाप उसकी ट्रॉफी को देखकर काफ़ी खुश होते। और होता ये है कि कॉलेज में जब वो पढ़ाई करती है, उसी दौरान स्टेट लेवल का टेक्सास का एक ब्यूटी कंपटीशन होता है। इस स्टेट लेवल कंपटीशन में आयरीन गार्जा भी हिस्सा लेती है। कंपटीशन पूरा होता है, रिजल्ट आता है। रिजल्ट में आयरीन गार्जा पहले नंबर पर आती है, जिसके बाद स्टेट लेवल की ब्यूटी क्वीन बन जाती है। अब आयरीन गार्जा को पूरे टेक्सास स्टेट में लगभग सारे लोग जानने लगे थे। माँ बाप काफ़ी खुश होते हैं कि उनकी बच्ची एक मशहूर हस्ती हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ उसका एक अलग प्रोफेशन था, और वो प्रोफेशन ये था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद आयरीन गार्जा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बन जाती है। वो क्लास 2 के बच्चों को पढ़ाने लगती है। पढ़ाई में भी वो काफ़ी अच्छी थी, जिसके बाद बच्चों को पढ़ाती, बच्चे भी उससे काफ़ी नॉलेज लेते। और इस तरीके से जो आयरीन गार्जा का परिवार था वो काफ़ी खुश रहता था। परिवार में खुशी की लड़ी लगी होती थी। आयरीन गार्जा आए दिन कुछ ना कुछ अचीवमेंट अपने परिवार के लिए लेकर आती थी। लेकिन साल बीत जाते हैं। आयरीन गार्जा 25 साल की हो जाती है, और साल था 1960। 1960 की वो तारीख आती है जिस तारीख को आयरीन गार्जा अपने घर से निकलती है शाम के वक्त चर्च जाने के लिए। तारीख थी 16 अप्रैल 1960। इसी तारीख को शाम के वक्त आयरीन गार्जा अपने घर से निकलती है चर्च जाने के लिए। और ये आखिरी वक्त था जब आयरीन गार्जा को उसके परिवार के लोगों ने जिंदा देखा था। परिवार के लोग इंतज़ार करते हैं कि आयरीन गार्जा चर्च से वापस लौटेगी, लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद आयरीन गार्जा घर वापस नहीं लौटती, जिसके बाद परिवार के लोग काफ़ी परेशान होते हैं। वो आयरीन गार्जा को घर से बाहर निकलते हैं खोजने के लिए, और उस चर्च के करीब जाते हैं जिस चर्च में आयरीन गार्जा हमेशा जाया करती थी। इस चर्च का नाम था सेक्रेड हार्ट चर्च। ये एक कैथलिक चर्च था। परिवार के लोग वहाँ जाते हैं तो चर्च के पादरी से जब पूछते हैं तो चर्च का पादरी ये बताता है कि नहीं, वो यहाँ तो नहीं आई थी। लेकिन चर्च के बाहर आयरीन गार्जा की जो कार थी वो खड़ी थी। अब ये देखते ही परिवार के लोग काफ़ी परेशान होते हैं। वो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो आयरीन गार्जा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, जिसके बाद पुलिस आयरीन गार्जा को खोजने में जुट जाता है। आयरीन गार्जा की तलाश में पुलिस की टीम लग जाती है। परिवार के लोग अलग उसकी तफ्तीश करते हैं, तलाश करते हैं, और पुलिस की टीम अलग आयरीन गार्जा को खोजने में लगी रहती है। वक्त बीतता है, 5 दिन गुजर जाते हैं। तारीख आ जाती है 21 अप्रैल 1960, और ये वो तारीख थी जब मैकलेन पुलिस को ये खबर मिलती है कि इसी मैकलेन काउंटी की एक नहर में एक लाश पड़ी है। जिसके बाद पुलिस की टीम उस नहर के किनारे जाती है, उस लाश को बाहर निकालती है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आयरीन गार्जा की लाश उस नहर से निकाली जा रही है। पुलिस की टीम लाश को बाहर निकालती, उसकी शिनाख्त करवाती है। लाश को देखकर परिवार के लोग उसके कपड़े और उसके चेहरे के शेप को देखकर ये पहचान करते हैं कि ये लाश आयरीन गार्जा की है। जिसके बाद पुलिस की टीम उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में आयरीन गार्जा की जो मौत का कारण सामने आया वो दम घुटना था, यानी दम घुटने की वजह से आयरीन गार्जा की मौत हुई। और इसी के साथ ये भी सामने आया कि उसके साथ रेप किया गया, और तब तक रेप किया गया जब तक वो कोमा में नहीं चली गई। आयरीन गार्जा
कोमा में जाने के बाद भी उसके साथ दुष्कर्म होता रहा और आखिर में वो वक्त आता है जब आयरीन गार्जा दम तोड़ देती है। होता यह है कि पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पाने के बाद फिर इस केस की तफ्तीश शुरू करती है। पुलिस की टीम उस चर्च के आसपास तफ्तीश करना शुरू करती है। सबसे पहले परिवार के लोग से पूछती है कि आखिर आयरीन गार्जा अपने घर से क्या कहकर निकली थी और कहाँ गई थी। परिवार के लोग ये बताते हैं कि वो चर्च गई थी अपने कन्फेशन के लिए। कन्फेशन कुछ इस तरीके से होता है कैथलिक चर्च में कि एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में एक पादरी बैठता है और सामने जो व्यक्ति या महिला पुरुष जो भी हो वो जाता है, वो अपने पाप को, अपने दुष्कर्म को उस पादरी से बताता है, जिसके बाद उनका ये अकीदा होता है, उनका ये मानना होता है कि पादरी को ये बताने के बाद उनके गुनाह, उनके पाप धुल जाते हैं, माफ़ कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से आयरीन गार्जा भी अपने घर से निकलती है चर्च के लिए, सेक्रेड हार्ट चर्च, जहाँ पर वो कन्फेशन करने के लिए गई थी। अब पुलिस की टीम उस चर्च के पादरी से बात करती है। चर्च का पादरी पुलिस की टीम को ये बयान देता है कि नहीं, आयरीन गार्जा उनके पास नहीं आई थी। जिसके बाद पुलिस उनसे ये पूछताछ करती है कि उसकी जो कार थी वो चर्च के बाहर खड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद जो पादरी था, जिसका नाम जॉन बर्नार्ड फीट था, जॉन बर्नार्ड फीट उस वक्त उस चर्च का पादरी था जिसकी उम्र 27 साल थी। और कहा जाता है उस वक्त ये शोर हुआ कि इसी फादर ने, इसी पादरी ने आयरीन गार्जा की हत्या की, उसके साथ रेप किया। और उस वक्त ये बात पूरे माहौल में गर्म थी, लेकिन इस पादरी के खिलाफ कोई सबूत पुलिस की टीम के पास नहीं था। पुलिस की टीम कुछ वक्त तक तफ्तीश करती है, लाश के पास से जो भी कुछ एविडेंस मिलते हैं उसे प्रिजर्व करती है, सेव करती है। और उसके बाद ये कहा जाता है कि तफ्तीश पुलिस की टीम स्लो कर देती है, तफ्तीश ठप पड़ जाती है और ये केस ठंडे बस्ते में चला जाता है। काफ़ी वक्त बीतने के बाद साल 2002 में इस केस की तफ्तीश दोबारा से शुरू होती है। दोबारा तफ्तीश होती है, दोबारा लोगों से पूछताछ की जाती है और आखिर में एक बार फिर से उस पादरी के ऊपर सारे लोगों का शक जाता है कि इसी पादरी ने आयरीन गार्जा की हत्या की और उसके साथ दुष्कर्म किया। लेकिन अब भी सवाल वही था कि पुलिस के पास उस पादरी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और ना ही कोई गवाह था जिसने उसे ये सब करते हुए देखा था। मामला फिर ठंडा पड़ जाता है। आयरीन गार्जा के जो कजन्स थे उनका इल्ज़ाम ये था कि जो चर्च का मैनेजमेंट है, जो चर्च का स्टाफ है, वो पादरी जॉन बर्नार्ड फीट को बचाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही इसमें जो पुलिस की टीम, जो महकमा है, वो भी मिला हुआ है। और साल 2002 में जब दोबारा से इस केस की तफ्तीश शुरू होती है तो वो तफ्तीश भी कुछ वक्त बीतने के बाद ठप पड़ जाती, बंद हो जाती। लेकिन इसमें एक चीज़ सामने ये आई थी कि पहली मरतबा जब जॉन बर्नार्ड फीट ने बयान दिया था तो उस बयान में फीट ने यह कहा था कि जो आयरीन गार्जा है वो उससे मिलने या उस चर्च में अपने कन्फेशन के लिए नहीं आई थी। लेकिन जब साल 2002 में उसने बयान दिया, उस वक्त उसने कहा कि वो बयान देकर, वो अपने कन्फेशन कर कर वापस जा चुकी थी। लेकिन क्योंकि चर्च का मैनेजमेंट और कुछ जो महकमा था उसकी मिलीभगत थी, इस वजह से ये केस और इस केस की तफ्तीश वहीं पर दोबारा से ठप हो जाती है। वक्त बीत जाता है, साल 2015 आ जाता है। साल 2015 में एक बार जब दूसरा स्टाफ इस मैकलेन काउंटी में अपनी जगह लेता है, उनकी पोस्टिंग होती, तो दोबारा से इस केस की रीओपनिंग होती है। इस केस को दोबारा से खोला जाता है और इस केस की दोबारा तफ्तीश की जाती है। अब जब तीसरी मरतबा इस केस की रीओपनिंग होती है तो इस केस में उन लोगों को दोबारा बुलाया जाता है जिनसे 2 मरतबा पहले पूछताछ की जा चुकी थी, जिनके बयान नोट कराए जा चुके थे। उनको दोबारा बुलाया जाता है। उन सारे लोगों से तीसरी मरतबा पूछताछ की जा रही थी। अब इस तीसरी मरतबा की पूछताछ में 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस केस का पूरा पलड़ा दूसरी तरफ पलट दिया था। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस के पास काफ़ी तथ्य थे, सबूत और गवाह सब कुछ मिल चुके थे। 2 और पादरी थे जो उस द सीक्रेट चर्च में उस वक्त कार्यरत थे। उनके बयान जब तीसरी मरतबा नोट कराए जा रहे थे तो उसमें एक जो फादर था, एक पादरी था, वो इस बात को कबूल करता है
कि मैं जानता हूँ कि आयरीन गार्जा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि जॉन बर्नार्ड फीट ने की है। ये सुनते ही पुलिस काफ़ी चौंक जाती है, लेकिन उसके बयान को रिकॉर्ड करती है कॉल पर और साथ ही उसके बयान को रिटेन वर्ड्स में भी लिखती है। वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि आयरीन गार्जा की हत्या जॉन बर्नार्ड फीट ने की थी और ये बात उसने खुद मुझे कन्फेक्शन बॉक्स में बताई थी। लेकिन उस वक्त मैं इस बात को छिपाए रखा और मैं मैनेजमेंट के तले दबा हुआ था, जिस वजह से काफ़ी सालों तक मैं इस बात को लेकर काफ़ी गिल्टी महसूस कर रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अब इस बयान को मैं आपको देने के बाद काफ़ी सुकून महसूस कर रहा हूँ। अब मैं अगर इस दुनिया से चला भी जाता हूँ तो मुझे कोई गम, कोई एहसास नहीं होगा। जिसके बाद दूसरा एक पादरी और आता है जो उस वक्त जॉन बर्नार्ड फीट के साथ उस चर्च में कार्यरत था। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जॉन बर्नार्ड फीट ने जब आयरीन गार्जा की मौत के बाद उसे चर्च के उस कन्फेक्शन बॉक्स से हटाकर एक दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, तो वहाँ पर वो काफ़ी सालों तक मेरे साथ कार्यरत था। उस दौरान काफ़ी सालों के बाद वो इस बात को एक्सेप्ट किया कि उसने कुछ इस तरीके से एक महिला की हत्या की। उसने ये तो नहीं बताया था कि वो आयरीन गार्जा की बात कर रहा है, लेकिन कहानी बिल्कुल सिमिलर थी। वो इस बात को एक्सेप्ट करता था, मुझसे बताया था। और उस दौरान मैंने जो बयान दिया उसमें मैंने इस बात को नहीं बताया, इस बात का खुलासा नहीं किया। और मैं भी अब इस बात का खुलासा करने के बाद काफ़ी सुकून महसूस कर रहा हूँ। पुलिस की टीम के पास अब ये 2 गवाह थे और इसी के साथ जो लाश के साथ कुछ एविडेंस मिले थे, जिसमें एक फ़ोटो प्रिजर्व बॉक्स था वो भी था और साथ ही एक ब्लोअर था। ये सब कुछ जो वहाँ से मिले थे एविडेंस के तौर पर, वो ये साबित करने में कामयाब होते हैं कि ये सामान किसी और का नहीं बल्कि जॉन बर्नार्ड फीट का है। जिसके बाद उसे साल 2016 में गिरफ्तार किया जाता है। साल 2017 में उसे अदालत में पेश किया जाता है, नवंबर के महीने में, और सभी तथ्य उसके सामने अदालत के सामने रखे जाते हैं। जिसके बाद अदालत में जॉन बर्नार्ड फीट गुनाहगार पाया जाता है। अदालत इस बात को मानती है कि आयरीन गार्जा की हत्या और रेप में कोई और नहीं बल्कि जॉन बर्नार्ड फीट शामिल है, और इसी के साथ दूसरे ही दिन उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन इस दौरान साल 2020 के फरवरी के महीने में जॉन बर्नार्ड फीट की नेचुरल डेथ हो जाती है। जॉन बर्नार्ड फीट की मौत होने के बाद ये केस वहीं पर रुक जाता है। इस केस में जॉन बर्नार्ड फीट गुनाहगार पाया जाता है। जॉन बर्नार्ड फीट की मौत तो हो जाती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या थी कि आखिर उस शाम हुआ क्या था। जब आयरीन गार्जा अपने घर से चर्च के लिए जाती है तो उस वक्त का मंजर क्या था। तो इसके जवाब में जो पादरी थे जिन्होंने गवाही दी थी अदालत में जॉन बर्नार्ड फीट के खिलाफ, उनमें से एक पादरी ने यह बयान दिया था कि जो जॉन बर्नार्ड फीट ने कहानी सुनाई थी वो कहानी ये थी कि असल में एक महिला को उसने किडनैप किया, और किडनैप कुछ इस तरीके से किया कि जब वो उससे कन्फेक्शन बॉक्स में अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी, उस दौरान वो उससे कहता है कि चलो मेरे साथ हायर अथॉरिटीज़ के पास, वहाँ जाकर तुम अपना कन्फेक्शन करना है। जब आयरीन गार्जा उसके साथ वहाँ पर जाती है वो महिला, तो वहाँ वो अथॉरिटीज़ के पास लेकर जाने के बजाय वो उसे एक पर्सनल रूम में लेकर जाता है। वहाँ उसके साथ दुष्कर्म करता है, उसे बांधता है और उसके साथ काफ़ी दरिंदगी के साथ पेश आता है। जब दोबारा उसके दूसरे दिन उसकी कन्फेक्शन बॉक्स में ड्यूटी लगती है तो वो आयरीन गार्जा यानी उस महिला को अपने रूम के बाथरूम के टब में उसे बांधकर उसे वहाँ पर प्लास्टिक से रैप करके छोड़कर वहाँ से चला आता है। दोबारा जाता है, दोबारा उसके साथ ज्यादती करता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है, और उसके बाद जब उसकी मौत हो जाती है तो वो तीसरे दिन आयरीन गार्जा को चुपके से, किसी को पता ना चले इस अंदाज से, वो आयरीन गार्जा की बॉडी को चर्च से बाहर लेकर जाता है। बाहर लेकर जाने के बाद फिर वो उस नहर में उसके सारे सामान, उसकी बॉडी को प्लास्टिक में रैप कर फेंक देता है। जिसके बाद उसके ऊपर पहले ही शक था वहाँ की आवाम को, वहाँ के डिपार्टमेंट को, लेकिन कहा जाता है कि उस वक्त चर्च का जो मैनेजमेंट था वो जॉन बर्नार्ड फीट के पक्ष में था, वो उसे बचाना चाहता था, और इसी के चलते ये तफ्तीश काफ़ी लंबी चली जाती है और 57 साल के बाद इस केस का फैसला आता है। गुनाहगार जॉन बर्नार्ड फीट कातिल, दुष्कर्मी साबित हो जाता है, जिसके बाद अदालत के द्वारा उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन 2020 की फरवरी के महीने में जॉन बर्नार्ड फीट की नेचुरल डेथ हो जाती है।
ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।